जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं यूपी जेल वार्डन फायरमैन का जो अभी आपके यूपी में पेपर हुआ है 19 दिसंबर 2020 की फर्स्ट मीटिंग का पेपर हमारे पास आया है और हमारे चैनल के माध्यम से इसका ऑथेंटिक और जो सही और प्रमाणित जो है कि सॉल्यूशन है उसको कराया जा रहा है। मैं जो है कि आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसकी फर्स्ट स्लाइड में हिंदी के 37 क्वेश्चन, इसके बाद जो बचे हुए 35 क्वेश्चन लगभग होंगे वो जो है कि जीएस का मैं भी कराऊंगा। 75 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के लिए राजकुमार सर जो है कि हमारे कराएंगे उसके लिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। मेरे पास सेट नंबर ए है पेपर का, और जो दोस्त एनटीपीसी या रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है या 28 दिसंबर से होने वाले भी हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखें। और अगर उनके पास पेपर नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर का ट्रेंड देखें, किस तरीके के वनडे कॉम्पिटिशन में एकदम ईजी और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आप सॉल्यूशन देख के अपनी और प्रिपरेशन को शार्पनेस दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हमारे ग्लांस एकेडमी से। आइए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। मेरे पास मोबाइल में पीडीएफ है। मैं क्वेश्चन को रीड करके आंसर बताऊंगा, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों कोई आंसर होना चाहिए था और किसी आंसर को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृग घास खा रहा है। मृग मतलब होता है हिरन, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक। अब देखिए दोस्तों, बछड़ा तो हमें पता है कि वो गाय का बछड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ मृग की बात हो रही है तो हम बछड़े को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा कह रहा है शिशु, बच्चा, शावक। अब शावक का जो बात करूं अगर दोस्तों मैं, तो सामान्यतः हम लोग शावक को क्या समझते हैं कि ये शेरनी का बच्चा होगा, हम लोग सामान्यतः यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे शिशु और बच्चा भी जो वर्ड यूज किया गया है, शिशु और बच्चा, सामान्यतः पुरुष या महिला के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो सामान्य अर्थ में इसका आंसर होना चाहिए था शावक, क्योंकि जो भी जानवर जंगल में रहते हैं उनके बच्चों को हम सामान्यतः शावक कहते हैं, फिर चाहे वो मृग का बच्चा हो या फिर शेर का बच्चा हो या शेरनी का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी। दोस्तों, आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। अब देखिए, कनफटा का मतलब क्या होता है, जो साधु लोग होते हैं उनके लिए कनफटा वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका सामान्यतः आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड का ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि समास विग्रह। अब समास विग्रह किसको कहते हैं? जिसमें सामान्यतः जो है कि पदों का लोप नहीं होता बल्कि वो टूट जाते हैं एक तरीके से। जैसे इसमें आप देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया नगर में प्रवेश, नगर प्रवेश लिखा है। अगर मैं नगर प्रवेश को जब तोड़ूंगा तो मैं सामान्यतः लिखूंगा नगर में प्रवेश। कार्य में दक्ष, एक ये दिया हुआ है कार्य में दक्ष। तीसरा दिया हुआ है कला प्रवीण, और चौथा दिया हुआ है रणशूर। अब जरा आप इसको देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है समास विग्रह। एक क्वेश्चन और इसी में आया हुआ है सामासिक। अगर हम सामासिक की भी बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, हम इस समय बात कर रहे हैं समास विग्रह की। आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है नगर प्रवेश। अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ नगर में प्रवेश, तब ये समास विग्रह हो जाता है। अगर मैं इसको कहता हूँ कला प्रवीण, यानी कि किसी कला में आप प्रवीण होंगे, अर्थात आपके पास कौशल होगा। रणशूर, जो रणभूमि होती है उसके सूरों के लिए। और यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कार्य में दक्ष। अगर मैं हटा देता हूँ तो कार्य दक्षता या कार्य दक्ष होता तो वहाँ पर समासिक कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य में दक्ष होना। इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है समास विग्रह। तो ये आपका हो जाएगा 3 का बी क्वेश्चन, अर्थात 3 क्वेश्चन का बी आंसर। चलिए अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। रचना की ये विधा है। पूछ रहा है रमेश शाह की जो विनायक रचना वो क्या है? कहानी है या उपन्यास है या कविता है या जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, ये उपन्यास है। 4 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 5 क्वेश्चन पे।
हमेशा एक जैसा रहना। हमेशा एक जैसा रहने का मतलब क्या होता है, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे दुखी का माहौल हो, चाहे गम का हो, चाहे करुणा, कुछ भी हो, आपका रहने का तरीका, आपकी जीवन शैली एक जैसी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लोकोक्ति में, हाथ कंगना को अरसी क्या। हाथ कंगना को अरसी का क्या मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष चीज को देखी हुई जो चीजें होती हैं उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है होनहार विरवान के होत चिकते पान, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी और मीठी बातें करते हैं और पीछे जाके आपकी बुराई करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सावन हरे न भादो सूखे, यानी सावन हरे न भादो सूखे, ये आपका 5 का जो है कि डी आंसर हो जाएगा, जो एक जैसी अवस्था में हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट है दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है। हरिवंश राय बच्चन, जो वर्तमान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया और दो चट्टाने, ये सारी चीज़ें। तो 6 का हो जाएगा दोस्तों सी। जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। अब 7 से 11 तक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो मैं पैराग्राफ पढ़ के यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, सीधे मैं उसके आंसर पे आता हूँ। आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़े भी होंगे, और जो दोस्त रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पेपर को PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाइयाँ बयां करती है, इसका सी हो जाएगा। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। 8th क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है, तो 8th का बी हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। 9th का न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आइंस्टीन का क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी दिया हुआ है, जिसकी वजह से न्यूटन के सिद्धांत को एक प्योरीफाइड किया गया, परिष्कृत किया गया, तो इसीलिए यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। आइए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है, जो उपग्रह प्रक्षेपण होते हैं PSLV, GSLV या जिसका भी होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल थियरी का प्रयोग होता है, तो 10 का हो जाएगा सी। 11 की बात करेंगे, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था न्यूटनवाद के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि 9 का ए है, उसी तरीके से 10 में देखेंगे आप तो 11 में क्वांटम फिजिक्स आ जाएगा इसका आंसर भी, क्योंकि आइंस्टीन का जो क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी है उसकी वजह से न्यूटन का जो है कि चेंज हुआ है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये परिवार लिखा हुआ है और ये दोस्तों परिवर्तन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझिएगा, उपसर्ग सदैव शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं, शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं। प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यय सदैव जो है कि क्या होते हैं, शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं, शब्दों के पीछे। तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा परि। देखिए यहाँ भी परि है, यहाँ भी परि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। 13 क्वेश्चन पे आते हैं हम। वाक्य में आए रिक्त स्थान में के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। जैसा कि यह कविता लिखी है, ऑप्शन दिया हुआ है मैंने, उस, तुम, किसने। अगर आप खुद भी सेंटेंस को इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है यह कविता किसने लिखी है, अगर किसने होता, अगर मैं किसने भर देता हूँ इस ऑप्शन में, तो लास्ट में आप देखोगे है के पास मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम दिया हुआ है, इसका मतलब किसने तो नहीं होगा आंसर में। फिर कह रहा है उस, अगर मैं बात करूँ उसकी, तो ये सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, यह कविता उस लिखी है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है तुम, यह कविता तुम लिखी है, तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा 13 का ए, यह कविता मैंने लिखी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजकुमार वर्मा ने प्रेम आख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसे माना है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि रामकुमार वर्मा ने प्रेम आख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद को इन्होंने माना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पे जो है कि अब वर्ल्ड मैपिंग शुरू की जा रही है, जिसके तहत आप जो है कि आज के पेपर में आए हुए जैसे इंडोनेशिया और अर्जेंटीना की राजधानी और उसकी मुद्राएं, ये सारी चीज़ हम वर्ल्ड मैपिंग में कवर कर रहे हैं और इसकी क्लासेस आज या कल से शुरू हो जाएंगी। और मैं जो प्रीफर करूंगा वो एटलस का ये वाला मैप आपको प्रीफर करूंगा, 2nd एडिशन स्पेशली। 4th एडिशन में बहुत एडवांस लेवल पे गया है और जो बिगिनर है वो स्पेशली 2nd या 3rd एडिशन से स्टार्टिंग करें। हम लोग 4th एडिशन का भी अपडेटेड लेके आएंगे, लेकिन अभी जो RRB NTPC के एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा। आप
देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन, नदियों के किनारे बसे शहर, राजधानी, मुद्रा, लोकेशन, ये सारी चीज़ पूछती है। तो इसकी भी आज हम लोग क्लास लेके आने वाले हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने जो है कि, आइए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये उद्घाटन लिखा हुआ है, ठीक है। ये उद्घाटन जो लिखा हुआ है, अब इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। अब देखिए दो तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको उद और एक आपको दिया हुआ है त। तो अब बताइए क्या होगा। कुछ लोगों ने ये लगाया होगा, कुछ लोगों ने ये लगाया होगा, लेकिन आज मैं जो बता दूंगा उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कि कहाँ पे उद का प्रयोग होता है और कहाँ पे उत का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें क, ख, त, थ, प, फ, स, अगर यहाँ से शुरू होने वाले व्यंजन होते हैं तो उसमें सामान्यतः हम उद को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? हम प्रेफर करेंगे उद को। और इनके सिवाय अगर कहीं से भी शुरू होता है तो हम उसको क्या लगाएंगे? वहाँ पे उत लगाएंगे। तो अब जरा मुझे बताइए, इसमें जो टूटा है, तोड़ा गया है, उद्घाटन, उद्घाटन, उघाटन और उत्घाटन, यानी कहीं पे भी घ ऐसा वर्ड नहीं है कि हम द लगाएंगे। अगर मान लीजिए क से शुरू होता, ख से शुरू होता तो हम उद पे लगा देते। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के अगर व्यंजनों से कोई संधि विच्छेद नहीं टूटा है तो सामान्यतः उसका आंसर क्या होगा? उत प्लस घाटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी। अब उम्मीद करता हूं कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो उत और उद पे आते हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैंने बताया था जब थर्ड क्वेश्चन पे, तो उसमें मैंने समास विग्रह की बात की थी, और अब मैं बात करूंगा सामासिक की, जिसमें क्या होता है? पद का लोप हो जाता है, पद का लोप हो जाता है सामासिक में। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पूछ रहा है सामासिक। सामासिक में क्या होता है दोस्तों? पद का लोप होना, अर्थात जो बीच में पद आते हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था तीसरे क्वेश्चन में समास विग्रह में नगर प्रवेश, जब मैंने उसको तोड़ा नगर में प्रवेश, तो में जो है यहाँ पे पद होता है, और ऐसे पदों का जब लोप हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सामासिक कहते हैं। आइए क्वेश्चन में देखिए, वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे जो बी सी डी, इसमें वायु का पुत्र, तो का अगर मैं हटा देता हूं तो सामासिक होता, लेकिन ऑप्शन में का लगा के दिया है, इसका मतलब ये समास विग्रह है, सामासिक नहीं। राह का खर्च, राह का, तो ये जब का हटा दूंगा तो आपका ये बनेगा सामासिक। फिर दिया है पथ से भ्रष्ट, यानी से वर्ड भी क्या कह रहा है कि समास विग्रह है। इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है वायु वेग, ये आपका हो गया सामासिक। अगर मैं इसको तोड़ देता हूं वायु का वेग, तो यहाँ पे मैंने ये वाला पद लगा दिया, और इसी पद का जब लोप कर देंगे तो वायु वेग हो जाएगा, अर्थात सामासिक पद का लोप। और जैसे ही मैं इसको क लगा दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? समास विग्रह, यानी यहाँ पे पद का लोप नहीं किया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16 का ए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, और आपका आगे अगर कोई भी एग्जाम इस तरीके के आते हैं और ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः जो बहुत ही सिंपल हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर आरआरबी, एनटीपीसी इन सब एग्जाम्स में या आगे लेखपाल, यूपी टेट वगैरह में भी आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 17 में कहा जा रहा है सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। लास्ट में देखिएगा सी और डी। अगर आप सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ है लिखा हुआ है, अगर आप डी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ है के साथ एक बिंदी भी दी हुई है, जो किसको दिखा रहा है? बहुवचन को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है? एक वचन को दिखा रहा है। ऊपर के दो स्टेटमेंट आपने खुद रीड किए होंगे तो आप कह दोगे कि ये तो गलत है। मुझे बहुत आनंद आती है, ये नहीं होता है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन आएगा कि सी होगा या डी। तो गौर से देखिएगा, डी में बिंदु दिया हुआ है जो कि बहुवचन की बात कर रही है, और मुझे जो करता है ये सामान्यतः एक वचन को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम इसके साथ है लगाएंगे, सिंगल वचन, कि मुझे बहुत आनंद आता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जब हिंदी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1955 से। कब से दी गई है? 1955 से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया है, और सबसे पहला जो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे।
लेकिन इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 18 का सी, जिसमें लिखा हुआ है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। एक क्वेश्चन और है इनका, बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हिम किरीटिनी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हिम किरीटिनी। इसके लिए भी इनको एक पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है देव पुरस्कार। क्या दिया गया है इनको? देव पुरस्कार दिया गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसका आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई और सबसे पहले व्यक्ति थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको ये पुरस्कार मिलता है। अगली बात हम करेंगे 19 क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति। इसका सीधा आंसर हो जाएगा बी, जो कि त्रिलिंग से उत्पत्ति हुई है। तो 19 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 20 पे। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पॉलिटी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। आर्टिकल 344, आर्टिकल 346, आर्टिकल 348 और आर्टिकल 120 आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में किस भाग में, किस अनुसूची में जो है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो है कि देखिए, हमारे संविधान के भाग 17 जो सामान्यतः जो है कि आपको देखने को मिलता होगा इस तरीके से, रोमन में कुछ इस तरीके से। अक्सर लोग कंफ्यूज भी आते हैं कि 17 है क्या है। तो भाग 17 के, और साथ ही साथ अगर हम अनुसूची की बात करेंगे तो वहाँ पे हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 8th शेड्यूल में, जिसमें कितनी भाषाएं दी हुई हैं? 22 भाषाएं दी हुई हैं। एक क्वेश्चन आगे आया हुआ है, उस पर भी हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हिंदी के बारे में। आपको पता है कि आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक हिंदी के विकास के लिए सारे उपबंध किए गए कि हिंदी भाषा का कैसे विकास किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट के लिए जो निर्देशन है वो आर्टिकल 348, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी दोस्तों। आइए अगला है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्रिका। 21 का ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कौन सी कहलाती है? तो आइए इस पे मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में कभी ये गलती ना हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं जरा सकर्मक की, और फिर हम बात करेंगे अकर्मक की, फिर हम बात करेंगे संयुक्त की, फिर हम बात करेंगे नाम धातु की। आपके चारों एक्सप्लेनेशन में करता हूं, चारों ऑप्शन के, जिससे भविष्य में अगर कोई एग्जाम्स में आप बैठे हो और वहां इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए सकर्मक का क्या मतलब होता है? जहां पे कर्ता, देखिए हम इसमें बात कर रहे थे सकर्मक की, अकर्मक की, संयुक्त की, नाम धातु की। यही 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिए हुए हैं और इसका आंसर क्या होगा आप खुद इसको एलिमिनेट करके बता देंगे। देखिए सकर्मक में क्या होता है, जब कर्ता और क्रिया जो होती है कर्म के साथ होती है, यानी क्रिया भी हो और कर्ता भी हो, लेकिन उसने कोई काम किया हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये सकर्मक हो गई। लेकिन अगर कर्ता भी होगा और क्रिया भी होगी कुछ, लेकिन कोई कर्म नहीं होगा, यानी कि कर्म रहित, तो आप कहोगे ऐसी क्या चीज़ें हैं? अकर्मक। यानी जहाँ पे कर्ता ने कोई क्रिया की है लेकिन काम भी किया है कोई ना कोई, तो हम कहेंगे ये सकर्मक हो गया। लेकिन जब कहेंगे कर्ता भी है और क्रिया भी है लेकिन कोई काम नहीं किया गया, वहाँ पे कोई कर्म नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक। नाम धातु की अगर मैं बात करूँ तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से युक्त क्रिया के साथ जो संज्ञा होती है वाली क्रिया, विशेषण वाली क्रिया, समझिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाली जो भी क्रिया होती है उसको हम सामान्यतः नाम धातु कहते हैं। और यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग, धातु का यानी कि इनके साथ साथ जब
क्रिया होती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर संयुक्त, क्योंकि मैंने इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ नहीं बताया, मैंने ये बताया, ये बताया, ये बताया, और ये तीनों ही हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त। तो 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आइए और जल्दी जल्दी चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है 23 मुहावरे के बारे में कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। मालिक और बूढ़ी औरत में एक संबंध दिख रहा है कि बूढ़ी औरत जो है कि एक नीडी पर्सन है जिसको ज़रूरत है कपड़ों की, और मालिक एक पैसे वाला और धनवान व्यक्ति है। लेकिन फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति ने कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, इन तिलों में तेल नहीं है। यानी मालिक ने मना कर दिया, कहने मतलब इतना पैसा है फिर भी उसने मना कर दिया, यानी इन तिलों में तेल नहीं है। कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है उस बूढ़ी महिला के संदर्भ में देखिए, या किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में। जैसे हम कहें कि भाई हमारे पास वैसे ही पैसे कम हो गए हैं और इसी समय कोई एक आपदा आ गई या कोई विपत्ति आ गई कि हमें पैसे की और सख्त जरूरत पड़ गई, यानी यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं इंक्लूड हो रहा है, केवल मैं खुद हूँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बूढ़ी महिला और मालिक दोनों के बीच संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं है। जैसे तिल का तेल निकाला जाता है ना, तो जब एकदम पूरी तरीके से तिल का तेल निकल जाता है तो कहते हैं ना कि गांव में कहावत भी सुनी होगी कि तिल का तेल काढ़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, वो सारी चीजें। चलिए 24 क्वेश्चन में आएंगे। गांव के लोगों को कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं में जो है कि आप गलत नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूं। देखिए इसमें ऑप्शन एक दिया है कि गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति। दो ऑप्शन यही हैं जिसमें आप कंफ्यूजन किए होंगे बहुत सारे बच्चों ने। देखिए गंवार व्यक्ति किसे कहते हैं, पहले तो इसे समझिएगा, और ग्रामीण व्यक्ति किसे कहते हैं ये समझिएगा। बाकी दो ऑप्शन पे मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ एलिमिनेट हो जा रहे हैं। मैं इन्हीं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं, और अगर क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाए तो कब ये आंसर होगा, कब ये आंसर होगा। इसमें कह रहा है गांवरा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, इनका कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि गांव के लोगों को क्या कहते हैं, सामान्यतः उसका आंसर होगा दोस्तों गंवार व्यक्ति। अब कुछ लोगों ने कहा होगा कि ग्रामीण व्यक्ति होना चाहिए, तो ग्रामीण व्यक्ति उसको कहा जाता है जो गांव से संबंध रखता है, गांव में रहता नहीं है, गांव से संबंध रखता है। जैसे मान लीजिए हम लोग शहर में रह रहे हैं तो हम लोग शहरी व्यक्ति भी कहलाते हैं, लेकिन हमारे गांव के भी जो है कि पूरे घर परिवार सारी चीज़ें होती हैं, तो कहा जाता है कि हम ग्रामीण व्यक्ति हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गांव के लोगों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना गांव के गंवार व्यक्ति हो क्या, एकदम ऐसी कहावतें कही जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गंवार व्यक्ति, और जो व्यक्ति गाँव से संबंध रखता है उसको हम कहेंगे ग्रामीण व्यक्ति। भाषा ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर पूछता है कभी भविष्य में कि गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, तो ग्रामीण व्यक्ति, और गांव में रहने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, तो गंवार व्यक्ति कहेंगे। तो 24 का आंसर भी हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुत सारे। अगर मैं बात करूं, चारों ऑप्शन को यहाँ लिखता हूं पहले मैं। बेटा, काका, चाचा, फूफा। अब जरा आप इन तीनों का जरा वचन बनाइए, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक सा नहीं रहता है, यानी कोई एक ऐसा आंसर होगा जो कई सारे वचनों में टूट सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उनमें तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक ही जैसे रहेंगे, हमेशा चेंज नहीं होंगे। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं या सिंगल बनाऊं, तो काका को काके तो नहीं कह सकते, काकिया नहीं कह सकते, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। चाचा को चाचे नहीं कहते, कभी चाचा ही कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फूफा को फूफे, फूफा, ये कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे तीन बेटे होते, चार बेटे होते, तो वहाँ बेटे भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल भी हो गया और ये सिंगल भी हो गया। इसका मतलब इसके वचन एक जैसे नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो 25 का ए आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो इसका भी ए हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। इसमें आप एक आंसर और लिख सकते हैं। 26 में मैं आपको बता दूं, 1970 में जो इनको पुरस्कार मिला वो किस काव्य के लिए मिला था, निराला की साहित्य साधना। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पेपर में ही, कि भविष्य में अगर मान लीजिए पेपर फिर से आता है और उस बार ईस्वी ना पूछ के ये पूछ दे कि भाई किस पुस्तक के लिए या किस रचना के लिए मिला, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। निराला की साहित्य साधना, इस रचना पर जो है कि रामविलास शर्मा जी को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन 27 का, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें कन्फ्यूज़न में क्रिएट किया होगा गलती का। उम्मीद करता हूँ लेकिन आपके पेपर सही हुए हों।
देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। तो हमें शब्द क्या दिए हुए हैं, पहले तो हमें यह देखना होगा, पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। अब मैं यहाँ पे एलिमिनेटिंग पद्धति लगाऊंगा कि मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा आंसर को। मान लीजिए मुझे इसका पता है, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, या मुझे इसका पर्यायवाची पता है लेकिन इसका नहीं पता, इसका नहीं पता है, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा कि कौन सा मैं एलिमिनेट करके आंसर बना सकता हूं। देखिए क्रमशः का मतलब जो ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए होंगे वो आपके क्रम के अनुसार ही होने चाहिए। पहले पार्वती का ऑप्शन आएगा, फिर पुत्र का आएगा, फिर पृथ्वी का आएगा। मुझे पार्वती या पुत्र का नहीं पता या पृथ्वी का नहीं पता, कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन, इसमें लिखा शिवा, अवनी, आत्मजा। अगर आत्मजा का आप देखेंगे तो उसको बेटी कहते हैं, और जबकि पृथ्वी और बेटी में कोई रिलेशन नहीं होता, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 काट दूंगा। दूसरे में कहा गया है, तीसरे में उमा, सुत, सुधा। यहाँ जो सुधा लिखा हुआ है, अगर मैं सुधा की बात करूं तो ये अमृत होता है, और अमृत और पृथ्वी का भी कोई रिलेशन नहीं, यानी सी वाला ऑप्शन भी मैं काट कर सकता हूं। डी में लिखा हुआ है सुमन, सुता, वसुधा। अगर सुमन की बात मैं करूं तो सामान्यतः ये पुष्प के लिए वर्ड यूज होता है, और पुष्प का पार्वती से कोई संबंध नहीं है, तो मैंने एलिमिनेट पद्धति को लगाया, ए कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, और मेरा आंसर हो गया बी दोस्तों। तो 27 का बी। जब कभी आपको सीधे आंसर ना पता हो और अगर आपको एक भी लिंक पता हो, एक भी कड़ी पता हो, तो आप उसको एलिमिनेट करके भी आंसर को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 क्वेश्चन पे। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? मैंने पहले क्वेश्चन में डील किया परिवर्तन में कि उपसर्ग सदैव शब्द के आगे लगते हैं, तो इसमें सीधे दिख रहा है 28 का डी, वी लगेगा इसमें केवल, क्योंकि जब भी हम उपसर्ग या प्रत्यय को तोड़ते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी शब्द से तोड़ते हैं तो उसका जो अगला शब्द होता है उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूं वी प्लस ज्ञान, तो ज्ञान क्या होता है, एक नॉलेज अपने आप में हो गई, और वी उपसर्ग लगने से ये विज्ञान बन गया। ठीक, 29 की बात करेंगे। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक ऑप्शन छिपा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस पर डील करेंगे क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड है, और हिंदी अक्सर जो है कि आरओ, एआरओ या यूपी टेट, सी टेट वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, तो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। मैं 29 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है, तो मैं 29 का सी आंसर बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें, आप लोग कहेंगे कि सर सरहपाद भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम कवि गणपति चंद्र के अकॉर्डिंग सरहपाद भी हैं प्रथम कवि, लेकिन इनके लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी जिनका संबंध बिहार से है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपाद को पहला कवि माना है। क्वेश्चन में कह रहा है गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। लेकिन अगर आपसे पूछता है राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे सरहपाद। तो 29 का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बस खत्म होने वाला है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय, और मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय कहाँ लगता है दोस्तों, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। और जरा आप इसको, मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी वर्ड तोड़ते हैं तो उसमें तोड़ने के बाद उपसर्ग और प्रत्यय निकल जाने के बाद एक उसका मीनिंग भी बचना चाहिए। अगर मैं इसको महाजन लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, और अगर मैं इस पर प्लस बड़ी ई की मात्रा जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, महाजनी। इसका मतलब प्रत्यय क्या हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, यानी 30 का क्या हुआ, बी आंसर। क्या हुआ 30 का बी आंसर। फिर देखिए 31 का है प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, यानी किसको पूछ रहा है ये, प्रत्येक को। इसमें जो है कि संधि विच्छेद किया गया है, ये हो जाएगा आपका 31 का सी, यण संधि। यण संधि हो जाएगा। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? ध्यान देना, मैं घर जाता हूं। अगर आप सेंटेंस की बात करें, यहां मैं लिख देता हूं मैं घर जाता हूं। आपसे पूछ क्या रहा है कि सहायक क्रिया कौन सी है। मैं क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कर्ता हो गया। और ये जो है कि उसका उद्देश्य हो गया कि उसे कहाँ जाना है। ये क्या हो गया, वर्ब यानी कि क्रिया हो गई। तो आखिर ये तीनों शब्द जब मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो आखिर मेरे पास क्या बचता है, यही एक सहायक क्रिया होगी जो इस सेंटेंस को पूरा कर रही है। ये कर्ता हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया कि उसे घर जाना है, ये क्रिया हो गई अर्थात वर्ब गो, वेंट, गॉन, और आखिर में जो बचता है हूँ, ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगी। तो 32 का आपका हो जाएगा सी। 33 राष्ट्र में ई प्रत्यय, ई। फिर देखिए वही चीज़ है, यानी अगर आपके उपसर्ग और प्रत्यय पे अच्छी पकड़ होती तो आप जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते थे।
राष्ट्र में अगर मैं ई जोड़ दूं, अब प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती कर दी है, उन्होंने जो है कि इसको छोटी ई की मात्रा कन्वर्ट कर दी, जबकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी हुई थी, तो राष्ट्रीय होना चाहिए था। 33 का सी। एक क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र के अर्थ सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच किया जा सकता है। अर्ध सरकारी पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है रैदास जी की, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 35 का भी ये रैदास जी के ही बारे में कहा जाता है, इन्होंने ये पंक्ति लिखी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और 36 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, सही वाक्य की पहचान कीजिएगा। समझिएगा, यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, और इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। सर्वहारा, मांसाहारी, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, इसलिए डी को तो आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। सर्वविदित मतलब हर जगह पता होना चाहिए, इसलिए सी भी एलिमिनेट होगा। सीधा आंसर होगा इसका बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि सब जगह शांति है। तो 36 का हो जाएगा आपका बी। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, जब दो शब्द जो है कि आपस में जुड़ के एक नया शब्द बनाए, दो शब्दों के जोड़ से, ठीक है, दो शब्दों के जोड़ से एक नया शब्द बनता है। ध्यान दीजिएगा, मुरलीधर, पंकज, कोई दो शब्द नहीं है, बल्कि ये बहुव्रीहि समास का प्रयोग करके किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं। पुस्तक, जो कि एक ऋण शब्द है, अक्सर ये पूछा भी जाता है पुस्तक के बारे में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पुस्तक को हमेशा ऋण शब्द कहते हैं। ऋण शब्द वह शब्द होते हैं जिसका कोई संधि विच्छेद नहीं हो सकता। आप इसका कोई भी संधि विच्छेद करेंगे तो वो मान्य नहीं माना जाता है, इसलिए इसको ऋण शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है परमौषधि, परमौषधि, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मैं एक वर्ड लगा सकता हूं परम और दूसरा वर्ड लगा सकता हूं औषधि। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि परम प्लस औषधि, और तीनों वर्ड, दोनों वर्ड के अपने अपने अर्थ होते हैं, यानी इनको और इनको जोड़ के परम औषधि जो शब्द बना, ये एक यौगिक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर सही हुआ होगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है कि तुरंत अगली वीडियो आ रही है हमारी जीएस पे, आप लोग तब तक इसको मैच कर लीजिएगा। और अगर किसी का बी, सी और डी होगा तो जाहिर सी बात है इस सीरीज में क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन पेपर के अंदर ही होंगे। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा आराम से। कुछ ही देर में हमारी जीएस की क्लास लेके मैं फिर आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।